तो चलिए इसी वक्त आपको सीधे ले चलते हैं कांकेर, जहां पर बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम बदल गया है कांकेर, वहां पर आपको लेकर चलते हैं। तो देखिए तैयारियां की जा रही है और तैयारियों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो खास मेहमान हैं मैं शरद जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर सबसे पहले सीसीएफ साहब दिलराज प्रभाकर साहब का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। यहां के कलेक्टर साहब डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर नीलेश क्षीरसागर साहब का भी स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय शरद जी को बोलूंगा। यहां के एसएसपी साहब जो आते साथ 29 नक्सलियों को ढेर किए, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। इंदिरा कल्याण एलेसिला साहब, मतलब हम लोग उस दिन गिन रहे थे 1 2 3 4, जब 29 हुआ तो हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि 29 नक्सली भी एक साथ मारे जा सकते हैं क्या। मैं मंच सौंपता हूं शरद जी को, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। नमस्कार। कैसा है कांकेर? बढ़िया। बोलिए बोलिए, कैसा है आपका कांकेर, हमारा कांकेर? बहुत स्वागत है आप सभी का। और निश्चित तौर पर जो शहर और जिस शहर के युवा और वहां के नागरिक अपने शहर से प्यार करते हैं, उस शहर की बात कुछ अलग ही होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे और आप सब जानते हैं कि देश में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो मध्य प्रदेश का इंदौर है। मेरा अक्सर इंदौर जाना होता है, तो मैं देखता हूं कि ये शहर नंबर 1 क्यों है। नंबर 1 इसलिए है, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की पहल पर पूरे देश में शहरों के बीच में ये कंपटीशन रहता है, लेकिन इस कंपटीशन में इंदौर सफल इसलिए है कि इंदौर के लोग अपने शहर को साफ रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी शहर के लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनके ध्यान में कुछ ना कुछ कमी तो है। आप अपना घर जितना साफ रखते हैं, क्या आपका कांकेर भी उतना ही साफ रहता है? ये सवाल आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। हमारे साथ 3 महत्वपूर्ण मेहमान हैं। सीसीएफ साहब हैं जो फॉरेस्ट के महकमे को देखते हैं, कलेक्टर साहब हैं जो खुद चिकित्सक हैं, नीलेश जी, और कल्याण साहब हैं, इंदिरा कल्याण एलेसिला। ठीक नाम लिया सर मैंने? जी सर। तो सबसे पहले मैं सीसीएफ साहब की तरफ आऊंगा और उनसे ये जानना चाहूंगा कि सर, फॉरेस्ट सुरक्षित रहें, वन सुरक्षित रहें, ये सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी कांकेर के हर एक नागरिक की भी है। क्योंकि सबसे ज्यादा आज जो हमला है वो वनों पर है, नेचर पर है, प्रकृति पर है। कैसे ये आंदोलन बने, मूवमेंट बने, कैसे लोग प्यार करें, जैसे हम अपने पेट से प्यार करते हैं, अपने घर के लोगों से प्यार करते हैं, वैसे पेड़ों से। और आदिवासी जनजीवन में तो बहुत गहरा रिश्ता है पेड़ों से आदिवासियों का। जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वन विभाग वन भूमि पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको लगाता है, उनकी सुरक्षा करता है, लेकिन इसके बाहर भी बहुत सारा क्षेत्र है जिसको आउटसाइड फॉरेस्ट बोलते हैं। जमीन है हमारे पास, वहाँ पे भी पौधे लगाए जा सकते हैं। आप चाहे उसको कृषि वानिकी का नाम ले लो, चाहे उसको सिर्फ पौधा पेड़ अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए लगा रहे हैं, इसका नाम ले लो। ये पौधा लगाना मुझे लगता है कि छात्र जीवन से शुरू हो जाना चाहिए, जहाँ पे बच्चा इनिशियल स्टेज पे जब स्कूल में पढ़ाई करता है तो उसको पेड़ पौधे पर्यावरण इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन साथ ही ज़रूरी ये है कि जब वन महोत्सव का मौसम आए, बरसात का मौसम आए,
उसको एक पौधा लगाना है, उसकी सुरक्षा करनी है। धीरे धीरे जैसे पौधा आगे बढ़ता जाएगा उसका उसके प्रति लगाव बढ़ता जाएगा। यही चीज जब मल्टीप्लाई होगी, ये बच्चे से घर में पहुंचेगी, घर से गांव में पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से पेड़ पौधों के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी, उनका महत्व उनको मालूम चलेगा और ऑटोमेटिक जो उसकी सुरक्षा करनी है, उसका संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, ये भावना सबके रूप में जन जागरूकता की वजह से सबके मन में आएगी। ने ठीक कहा। और इस समय हम सनातन परंपरा को मानने वाले जितने भी लोग हैं, हम 15 दिनों का एक पितृपक्ष करके एक पर्व मनाते हैं। कितने लोग जानते हैं? बच्चों, खासतौर से युवा बच्चे हाथ उठा के बताएंगे मुझे। वाह, काफी सारे लोगों को जानकारी है। इस दौरान आप देखते होंगे कि आपके माता पिता अपने परिवार के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, पुरखे हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनको जल भी चढ़ाते हैं। और ये बिल्कुल सही समय है जब एक एक पेड़ अपने, ईश्वर ना करे लेकिन होता ही है, किसी के दादा नहीं होंगे, किसी की दादी नहीं होंगी, किसी के नाना नहीं होंगे, किसी की नानी नहीं होंगी, लेकिन आप एक एक पेड़ पौधा जरूर लगाइए और आप देखिए कि आप वो पौधा कितना कम्युनिकेट करता है। मैं अभी आ रहा था जब रायपुर से बस्तर, तो पढ़ रहा था मैं कि जब भी किसी पौधे को, पेड़ को काटा जाता है तो आसपास जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें कटे हुए पेड़ को बचाने के लिए पूरे एफर्ट लगा देती है। सर, इज इट ट्रू? जी बिल्कुल सही है। तो देखिए कि कितना एक कम्युनिटी स्पिरिट है पेड़ों में। इसीलिए छोटा सा एक पौधा भी जो है वो सरवाइव कर जाता है तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। कलेक्टर साहब और एसपी साहब से चर्चा के लिए मैं आदित्य को भी कहूंगा, फिर मैं भी सवालों के साथ आऊंगा। आदित्य। कलेक्टर साहब के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, एक खासियत बहुत अच्छी है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं सर। और अभी बीच में जब हम लोग ने खबर पढ़ी थी, देखी थी, तेंदुए गड़िया पहाड़ में थे ना सर, तेंदुए डुबाली गांव में, तो वो 5 तेंदुओं का एक झुंड है। तो मुझे पता चला सर, रात में उन तेंदुओं से मिलने भी चले गए। तो देखिए, अपने शौक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। उतना अच्छा पियानो बजाते हैं, उतना अच्छा तबला बजाते हैं, और साथ में फोटोग्राफी का भी उतना ही जबरदस्त शौक सर के साथ है। सर, कांकेर के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है कांकेर का जो नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा सभी को बताएंगे सर। खासतौर पे कांकेर हमारे बस्तर संभाग का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, और बहुत मुझे लगता है कि हर्ष का और गर्व का भी विषय है कि हमारे जिले में लगभग 3 साल हो गए जो हमारा मेडिकल कॉलेज है कांकेर में, वो संचालित तो हो रहा है, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनना शेष था। अब हमारे सीसीएफ सर भी यहाँ पे उपस्थित है, और फॉरेस्ट का एफसीए के जो कुछ विषय थे वो भी सॉल्व हो गए और हमको उसका पोजीशन भी मिल गया। अब वहाँ पे बहुत अच्छा लगभग 300 करोड़ रुपीस के लेके पूरे वहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उनके रहने के हॉस्टल्स और सभी बाद में भविष्य में वहाँ पे जो हमारा अस्पताल है वो भी बनेगा। हर साल कांकेर जिले में लगभग यानी हमारे कांकेर के मेडिकल कॉलेज में 125 लोग जो है बच्चे मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करेंगे। खास तौर पे हमको 125 बच्चों की संख्या देख के लगता हो कि 125 ही है, लेकिन अगर हम पूरे हमारे प्रदेश में देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, और हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या आबादी की तुलना में बहुत ज्यादा अभी भी कम है, तो हमको बहुत और मेडिकल कॉलेज भी लगेंगे। और हमारे सुदूर अंचल में ये सभी बच्चे भविष्य में जो मेडिकल की सुविधा है, डॉक्टर यानी चिकित्सक की सुविधा है, वो हमारे सभी लोगों को मिलेगी। एक मेडिकल कॉलेज बनने से फिर जो हमारे लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए वो यहाँ पे ही ले पाएंगे। हमारे बाकी भी जो एंसिलरी संस्थाएं हैं वो भी कांकेर जिले में विकसित हो जाएगी, और जो भी फिर हेल्थ इंडिकेटर्स में बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि बढ़ोतरी होगी। हमारे सुदूर अंचल क्षेत्र के जो एरियाज है वहां पे थोड़ा हेल्थ इंडिकेटर्स
जिले के जो हमारे हैं स्वास्थ्य के जो इंडिकेटर्स है थोड़े खराब है, तो वो भी मुझे लगता है कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने से बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। और हमारे बच्चे भी वो कॉलेज देख के ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मेडिकल में MBBS हो, MD हो या भविष्य में आगे उसमें शिक्षा लेने के मुझे लगता है प्रयास करें। नीलेश जी, एक बात मेरे मन में है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं और ये युवा बच्चे हैं। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, पहले अंग्रेजी सुनता था तो बिल्कुल दिमाग ही गड़बड़ हो जाता था। ऐसा लगता था कि अंग्रेजी तो बाप रे बाप, फंस गए। और मैथ्स को देखकर भी ऐसा लगता था। कितने बच्चे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश को देख के जिनको प्रॉब्लम आती है, अभी भी झिझक रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन बच्चों के लिए मैं आपसे एक टिप्स चाहूंगा नीलेश जी। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भाषा कैसी है। आप हिंदी ठीक बोल पाते हैं, अंग्रेजी बोल पाते हैं, मराठी बोल पाते हैं, तेलुगु बोल पाते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। तो वो रास्ता है क्या? ये बच्चे भी सोचते होंगे कि नीलेश जी बनना है, कल्याण जी बनना है, CCF साहब बनना है, तो वो रास्ता कहां से जाता है सर? बिल्कुल, मैं भी मेरा भी मातृभाषा जो है वो मराठी है, कल्याण की भी तेलुगु है। और मैं भी, जैसे आपने अभी कहा कि अंग्रेजी को लेके बहुत डर जाता था, और हालांकि मेरा जो स्कूल था वो सेमी इंग्लिश जिसको बोला जाता है उस तरह का था, लेकिन कहने का ही सेमी इंग्लिश था। वो पूरा मराठी ही स्कूल था, सब मराठी भाषा में ही बात करते थे। तो जब मैं UPSC की तैयारी चालू कर रहा था तो मुझे एक ऑप्शन था कि मैं पूरा मराठी में प्रिपेयर करूं, मराठी में ही एग्जाम दूं। तब तक हालांकि इंटरव्यू मराठी देने का ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन तब थोड़ा ग्रेजुएशन में पढ़ने के समय, थोड़ा समय के साथ पढ़ लिखने के साथ मैच्योरिटी भी आती है। तो मैंने सोचा कि जो भी UPSC की तैयारी करूंगा मैं बिल्कुल इंग्लिश में ही करूंगा, अंग्रेजी भाषा में ही करूंगा, और पेपर्स भी है जो अंग्रेजी भाषा में ही लिखूंगा। क्योंकि जब तक हम हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जब तक हम उस विषय को, मान लो गणित हो या अंग्रेजी हो, उसको डरते रहेंगे, मुझे लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम जितना भी डरेंगे उतना और पीछे जाएंगे। तो बिल्कुल मैंने कॉन्शियस डिसीजन उस उम्र में किया था कि सब इंग्लिश में पढ़ूंगा, और पूरी तरह बुक्स भी पूरे इंग्लिश में ही लिए थे। बाद में मैंने एग्जाम भी इंग्लिश में लिखा, और मेरा जो भी इंग्लिश ठीक है, मुझे लगता है वो प्रिपरेशन के कारण ही मेरा इंग्लिश ठीक हो पाया। इंटरव्यू के समय मुझे 2-4 वर्ड इंग्लिश याद भी नहीं आए, मैंने मराठी में बताए थे, फिर भी इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आया नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और रास्ता अगर मुझे अगर पूछेंगे तो मैं एक ही रास्ता बिल्कुल कहना चाहूंगा कि परिश्रम के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हम सभी लोग जिस स्ट्रेटा से आते हैं, तो मुझे लगता है शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और शिक्षा लेके, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जो भी हमको प्राप्त करना है उसके लिए परिश्रम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग यहाँ बैठ के, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं की थी और हम UPSC क्लियर किए, क्योंकि बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। मैं लगभग 3-3.5 साल 8-10 घंटे पढ़ाई तो करता ही था, और एक फोकस के साथ पढ़ाई मैंने उस समय की थी। और मुझे लगता है कि रास्ता बिल्कुल वही है कि हार्ड वर्क, परिश्रम हमको सभी को, जो भी अपना क्षेत्रों में, ये नहीं कहना चाहूंगा कि शासकीय सेवा या गवर्नमेंट सर्विस के लिए ही, आप अगर प्राइवेट में भी कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ व्यवसाय भी करना चाह रहे हैं, या खुद का कुछ, आज स्टार्टअप का जमाना है, कुछ स्टार्टअप भी बनाना चाह रहे हैं, तो परिश्रम के अलावा कोई और दूसरा रास्ता या कोई तरीका मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल है। तो क्या समझे आप लोग? 2 बातें सर की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अपने दिमाग में, जितने बच्चे यहां हैं, पहली चीज है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी नाक कैसी है, मेरी हाइट कैसी है, मैं कैसा दिखता हूं, मेरी जाति क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। सिर्फ 2 चीजें आपको आगे ले जाएंगी। पहली चीज है डरना नहीं। डर हमारी जिंदगी को गलत रास्ते पे ले जाता है, और लड़कियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज मेहनत।
अगर ये दो चीजें आप करते हैं तो कल भी आप यहां बैठे होंगे और हो सकता है कि कांकेर में रहते हुए आप कांकेर में किसी जिम्मेदार पद पर बैठे, जैसे 3 अधिकारी यहां बैठे हैं। जी कल्याण सर, फिल्म का एक डायलॉग था, आप लोग भी सब सुने होंगे, अब तक 56, 29 तो पहली बार में हो गए थे, बीजापुर और बाकी जगहों में बहुत सारे मारे ही हैं, सुकमा में भी, कांकेर आने के बाद भी बहुत सारे आंकड़े बढ़े हैं, तो ये अब तक 56 से प्लस हो गया, कितना है सर अभी टोटल नक्सलियों के मारे जाने की संख्या आपके द्वारा? सभी को नमस्कार। अभी पिछले 5 साल में कांकेर में 12 नक्सली मारे हैं, लेकिन इस साल अभी तक 35 हुए हैं। और आदित्य जैसे भी बोले, हम नहीं चाहते ये 56 तक जाए, हम ये चाहते हैं कि और 56 लोग सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें और मुख्य धारा से जुड़ जाए। किसी का भी, चाहे कोई भी हो, वो लोग भी किसी के कारण से या किसी को गलत रास्ता दिखाने से उधर चले गए हैं। नक्सली कोई ऊपर से तो नहीं आए हैं, गलत दिशा के कारण उधर चले गए हैं। लेकिन अभी जो शासन का नीति है, अभी जो नई नीति और बनी है, इसमें आत्मसमर्पण में बहुत सारे बेनिफिट्स भी है और हर आंदोलन का एक समय रहता है और आंदोलन का एक मुद्दा रहता है। इस आंदोलन में अब ये मुद्दा विहीन हो चुका है और दूसरा 60 साल भी हो चुका है। और सबसे मुख्य रूप से मैं ये आप लोगों को नजर में लाना चाहता हूँ, जहां पे ये आंदोलन हो रहा है, क्या वहां के लोग ये चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? हमारी अनुभव है कि वहां के लोग नहीं चाह रहे। मैं खुद तेलुगु हूँ, बहुत सारे नक्सल लीडर भी तेलुगु है। ये लोग आके यहाँ पे आंदोलन करते हैं, लेकिन लोकल जो आदिवासी रहते हैं, इनको यहाँ आंदोलन करने का कोई कारण भी नहीं है और ना ही उनका कोई इच्छा है। ये जबरदस्ती बाहर से थोपा हुआ एक विचारधारा है और हम सभी आपके मीडिया के द्वारा भी हम अपील करते हैं, अधिक से अधिक इस हिंसक विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाइए और छत्तीसगढ़ की और भारत देश की विकास में आप अपना योगदान दीजिए। थैंक यू सर। अपने बारे में थोड़ा स्टूडेंट को भी बताएंगे। मैंने सुना है पहले कंपनी सेक्रेटरी भी आप रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड करते हैं, एमफिल भी आपने किया है, थोड़ा सा बताएंगे स्टूडेंट को भी सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो निश्चित तौर पर आईपीएस बनना चाहते हो। कितने लोग हैं जो आईपीएस बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन कांकेर से सर आंकड़ा एक भी नहीं है अभी यूपीएससी में सिलेक्शन का, उस विषय में थोड़ा सोचने की जरूरत है। जैसे कलेक्टर साहब भी अभी बता रहे थे, बहुत लोग इसी में उलझ जाते हैं कि हमको बोलना नहीं आता है या अंग्रेजी नहीं आता, इस तरह का। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमारा बैचमेट है, मेरा रूममेट भी था, वो केरला से, उसको मलयालम के अलावा एक शब्द नहीं आता था, फिर भी इतना मेहनत किया है, अलग अलग नौकरी किया है। वो फॉरेस्ट गार्ड से लेकर 17 नौकरी किया है उसने, और फिर फाइनली वो आईएएस बन गया। इसलिए वो एक ऑर्फनेज में पढ़ा है, क्योंकि उनकी फैमिली में इतना कैपेसिटी नहीं है उनको पढ़ाने का, तो एक ऑर्फनेज में या ऐसे ही सोशल वेलफेयर हॉस्टल में पढ़ा है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे आजकल ज़्यादा दूर नहीं सोच रहे हैं क्या? थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम, थोड़ा टिकटॉक में उलझ जा रहे हैं। थोड़ा इससे ऊपर आइए, वो एंजॉय करिए, कोई डाउट नहीं है, बट सबसे ये मेरा अनुग्रह है कि आपको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आज के ज़माने में जब आपको यहाँ बैठे बैठे दुनिया में किसी भी कोने का लेक्चर सुनने का या किताब पढ़ने का मौका है, 8-10 साल पहले ये नहीं था, कोविड के बाद और खुल गया है। आपके पास इतने सारे मौके हैं, इतने अलग अलग कोर्सेज करने का, इतने अलग अलग आगे बढ़ने का। मैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स किया हूँ, उसके बाद मेरे पिताजी के कारण मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखा हूँ। वो मैं भी थोड़ा ऐसे सोचता था, ये सब कौन करेगा, इतना मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो मेरे फादर बोलते थे कि एक बार करके देखो तो तुमको समझ में आएगा कि उस तरफ है क्या। और अभी मैं अपने आप को गाली देता हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं सुना मेरे फादर की बात। शायद 4-5 साल पहले ही सर्विस में आ जाता अगर उनकी बात सुनता तो।
ऐसी लाइफ बदलती है आपकी अगर मेहनत करके आप आगे बढ़ोगे। खास करके इस सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विस में आपको इतने सारे अवसर मिलेंगे लोगों की लाइफ बदलने का, और खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन पाने का बहुत सारे मौके मिलेंगे। सिर्फ मेहनत से कतरा के बहुत लोग रह जाते पीछे, और कई लोग कांकेर जैसे जगह पे जानकारी नहीं रहता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको बोलना चाह रहा हूं, किसी भी बच्चे को, या एक हो या 100 लोग हैं, कभी भी आपको किसी भी चीज की गाइडेंस की जरूरत हो, किसी प्रकार की सहयोग की जरूरत हो, तो प्लीज कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, सीएफ साहब भी है, डीएफओ है यहाँ पे, मैं भी हूँ, आप बेझिझक हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। और किसी प्रकार का जानकारी या किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, प्लीज आइए। ये आप एक चैलेंज के रूप में लीजिए कि कांकेर से आज तक कोई यूपीएससी में नहीं गया है, सिविल सर्विसेज में नहीं गए हैं। ये आप लोगों को एक तरह से आग लगा जाना चाहिए आपकी हृदय में कि हम भी आगे जाएंगे। यहाँ नीलेश साहब बैठे हैं, नीलेश साहब की जगह अगले 7-8 साल में, 5 साल में कांकेर का लोकल आदमी भी बैठना चाहिए। इस तरह का आप दृढ़ संकल्प लीजिए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर बात कही है कल्याण सर ने। और देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है अफसरनामा, जिसमें सर लोग भी अपनी भागीदारी निभाते रहे, उसमें एक अधिकारी ने बड़ी अच्छी बात कही थी सर। उन्होंने कहा कि हर युवा को 3 बार मौका मिलता है गाड़ी में बैठने का। पहला मौका जब वो 9th, 10th, 11th में होता है तो फर्स्ट मौका रहता है कि अच्छी गाड़ी में बैठ जाओ, यानी अच्छे मार्क्स लाओ और अपनी पसंद के, जैसे डॉक्टर बने नीलेश जी, कोई इंजीनियर बनता है, फिर आप पहली गाड़ी आपको मिलती है 9th, 10th, 11th में, तो जैसा सर ने कहा पहली गाड़ी पकड़िए अच्छे से। दूसरी गाड़ी कब मिलेगी आपको? जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। और अगर यहां भी आप गड़बड़ हो गए तो आखिरी गाड़ी मिलती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, जिसमें आप तीनों सर बैठे। लेकिन अगर ये 3 गाड़ी आप मिस कर गए, इनमें से कोई भी एक गाड़ी मिस कर गए, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मिस कर गए, तीसरी मिल जाएगी, तीसरी के बाद नहीं मिलेगी। तो अभी से ये संकल्प कर लेंगे तो पहली गाड़ी भी अच्छी मिलेगी, दूसरी भी अच्छी मिलेगी और तीसरी भी अच्छी मिलेगी। जी, कांकेर सर माना जाता है, सीसीएफ साहब से पूछूंगा सर, कांकेर में कई लोग ये मानते हैं कि कांकेर आ रहे हैं तो ऐसी पोस्टिंग मिली है कि बहुत दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन वन संपदा में कांकेर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा समृद्ध है कांकेर। जल संसाधन बहुत जरूरी है, पानी का बचाव जरूरी है, क्योंकि आज जल है तो कल है, पानी अगर है तभी हमारा भविष्य है। उसके लिए क्या क्या वन विभाग कर रहा है सर? क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। वन क्षेत्र में वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पानी वहीं पे रुके, इसके लिए वन विभाग बहुत सारे प्रयास करता है। जैसे वहाँ नदी नाले हैं, हम सभी जानते हैं कि इस जिले में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, देश में जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, उनका मुख्यतः उद्गम वन क्षेत्रों के अंदर से ही हुआ है। तो वन विभाग इन वन क्षेत्रों से जो उद्गम हुए नदी नाले हैं, इनके ट्रीटमेंट पे काम करता है। रिज टू वैली अप्रोच पे कोशिश ये रहती है कि वहीं का पानी वहीं रुके, वहीं की मिट्टी वहीं रुके, वो इरोजन से, इन्फिल्ट्रेशन से या परकोलेशन से या एवेपोरेशन से इधर उधर ना चला जाए। जब ये पानी वहाँ पे रुकेगा तो हमारे जितने भी नदी नाले राजस्व एरिया में आते हैं, मैदानी एरिया में आते हैं, उनमें ज़्यादा समय तक पानी रहेगा। तो इस अप्रोच के अलावा वन क्षेत्रों में बहुत प्रकार के ट्रीटमेंट रहते हैं। जैसे हमारे वनों को सुधारने के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें भी हम ऐसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर, जिसमें वहाँ पे पानी रुक जाए। उसी तरह जो बांसों का वन क्षेत्र है, जैसे अपने यहाँ पे कांकेर में भानु प्रतापपुर साइड में देखेंगे
तो बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पे हमारे बांसों के वन हैं, तो उनके लिए भी ये जो ट्रीटमेंट है हमारे, इससे वहाँ पानी रुक रहा है। ये ओवरऑल हमारी जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी बढ़ा रहा है, और ये प्रयास हमारे साल दर साल चल रहे हैं, आगे भी हमारे जारी रहेंगे। कलेक्टर साहब, नालंदा परिसर, बेचा घाट, अंतागढ़ पखांजूर और कोयलीबेड़ा की रोड, लगभग सभी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देंगे सर। कांकेर जिले में लगातार अब विकास के काम चल रहे हैं। खास तौर पे हमारे सुदूर अंचल क्षेत्र के जो ब्रिजेस थे, बेचा घाट जैसे जगह पे जो माड़ को जोड़ता है, उनके भी काम चालू हो रहे हैं। हमारा नारायणपुर से लेके अंतागढ़ से लेके नारायणपुर का रोड हो, या हमारा वाइजैक वाला जोड़ने वाला रोड हो, या हमारा केशकाल घाटी का भी रोड है, तो ये भी काम अब चालू हो रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य शासन द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी भी बनाने का नालंदा परिसर के तर्ज पे नरहरदेव स्कूल के प्रांगण में ही वो लाइब्रेरी आगामी 1 साल के भीतर चलेगा। वहाँ पे बच्चों को सीजीपीएससी हो, नीट हो, जेईई को भी तैयारी के पूरा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस तरह का पूरा गतिविधियों का प्लानिंग और प्रक्रिया चल रही है। ये आवाज जो आप तक पहुंच रही है, आप समझ गए होंगे, ये हमारे बस्तर की संस्कृति, लोक रंग का एक अद्भुत प्रतीक है, एक छटा है। और चाहे मांदल की थाप हो या ये जो लोक वाद्य हैं, इनके साथ जब हमारे ये नर्तक थिरकते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति नृत्य कर रही है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए इनका। साहु साहब, मैं सभी से निवेदन करूंगा गेस्ट से कि आप मंच पर 5 मिनट मुझे और दे दीजिए। नर्तक दल से भी अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा रोक दे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रोक दें। तालियां बजाते रहिए, तालियां। जय बुढ़ादेव। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी आपकी जरूरत फिर से पड़ेगी जब मैं अरुण साहू जी को मंच पर बुलाऊंगा। 5 मिनट मुझे दे दीजिए बस, रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए बस ना।
बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए बस्तर की अद्भुत छटा, और ये छटा हमेशा जीवंत रहे, ये शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और इससे प्यार आपका हमारा हमेशा बना रहे, तभी ये है और इनकी वजह से हम हैं। आदित्य, अब हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए एक एक सवाल और। हाँ जी, नीलेश जी, एक छोटा सा सवाल और। सवाल ये कि हम चाहे राजनेता हो, अरुण जी हो, चाहे नाग साहब हो, चाहे आशाराम जी हो, चाहे पत्रकार के तौर पर मैं शरद हूं, ये आदित्य हैं, आप कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, सीसीएफ साहब हैं, ये बच्चे भी पढ़ाई के साथ अपना शौक भी पूरा करते रहे, भले ही 5 मिनट दें उसको, 10 मिनट दें, लेकिन वो बहुत जरूरी है। कई बार हम अपनी जिंदगी को मशीन बना लेते हैं और इस मशीन में हम आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी, इसमें खास तौर पे जैसे अपना भी बात सभी हो रहा था कि परिश्रम करना बहुत आवश्यक है, और सभी क्षेत्र में हम जो भी क्षेत्र में जाना चाहे, परिश्रम बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मेरा खुद का एक मानना भी, और हम सभी लोग उसमें वही कहना चाहेंगे कि हम खुद मानव पर जो मनुष्य प्रजाति है उसको किसी एक आर्ट के क्षेत्र में अपना रुचि बिल्कुल मुझे लगता है कि आज के इस लाइफस्टाइल में रखना चाहिए। कोई भी अगर आपकी आर्ट को अगर आप उसको लेते हो, उस किसी हॉबी को रखते हो और उसको आगे बढ़ाते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यूपीएससी में जो हमारा अंतिम पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है उसमें खास तौर पे इस हॉबीज सेक्शन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत बार हम लोग तैयारी करते समय पहचानते कि एक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट था तो हम कुछ मनगढ़ंत कोई हॉबीज बताते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं, तो उस तरह का न करते हुए उसमें करना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत बार हम सिर्फ पुस्तकी पढ़ाई है उसको ही ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं या दे दिया जाता है। आजकल खेल के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा संभावना बढ़ी है और खेल को सिर्फ खेल के रूप में न लिया जाके करियर के रूप में भी लिया जाना चाहिए। हम आज देखते हैं कि ओलंपिक्स में हमारे देश के बहुत ज्यादा पिछले 10 साल में मेडल्स मिल रहे हैं, लेकिन बाकी भी कुछ छोटे छोटे देश हमारे ज्यादा मेडल प्राप्त करते हैं। हमारे कांकेर जिले में तो प्रतिभा के बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ खेलो इंडिया में अभी एथलेटिक ट्रैक भी सैंक्शन हो रहा है। मैं परसों ऐसे रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि हाई जंप की कुछ लड़कियां प्रैक्टिस कर रही थी, मेकशिफ्ट हाई जंप का बना के। तो ग्रामीण क्षेत्र में धरातल पे हमारी प्रतिभा के बहुत ज्यादा लोग हैं। जिला प्रशासन में भी एक क्रीड़ा प्रशिक्षण खुला है, उसके लिए व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अंत में युवाओं को फिर से कहना चाहूंगा, खेल को भी अगर आप एक क्षेत्र के रूप में, करियर के रूप में चॉइस करके उसमें मेहनत करेंगे तो जिला प्रशासन, हमारा राज्य शासन आपको जो आवश्यक सहयोग है बिल्कुल प्रदान करेगा। और आपके जो हॉबीज है उसके लिए भी आप अगर कुछ करना चाहेंगे, जिला प्रशासन बिल्कुल उसके लिए भी आपको सहयोग करेगा। धन्यवाद। बिल्कुल। कल्याण सर, कंक्लूड करते हुए आपसे जानना चाहूंगा मैं, यहां बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बहुत मजबूत चीज है, लेकिन इसमें नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी छोटी से छोटी टिप्पणी, हेलमेट खुद लगाएं, कोई वायलेशन ना करें, और दूसरा उन्हें लग रहा है कि कहीं कोई गतिविधि है ऐसी जो समाज विरोधी है, उसकी जानकारी पुलिस को दें और उनका नाम भी गोपनीय रहे। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे लगता है 2 शब्द आप जरूर कहना चाहेंगे। नागरिकों से अपील है, हमें मालूम है कि पुलिस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, कोई भी दोस्ती या दुश्मनी दोनों नहीं चाहिए बोलते हैं भारत देश में, लेकिन अभी समय और तरीके दोनों बदल रहे हैं। और अभी जो भारत सरकार द्वारा जो नए कानून लागू किए हैं उनमें और प्रोटेक्शन दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कोई विशेष जानकारी जो क्राइम से रिलेटेड है वो देते हैं, उनकी गोपनीयता पूरी तरह जारी रखा जाएगा। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आती है, ये जरूरी नहीं है आप संबंधित थाने में ही जाइए, आपको नजदीकी जो भी थाना है, जो भी पुलिस का यूनिट है, वहां जाके आप अपना शिकायत कर सकते हैं, ये आपका हक है। साथ ही मैं ये भी बोलना चाहता हूं
कि इसको आप मिसयूज ना करें। जबरदस्ती गलत शिकायत देना नए कानून में इसके खिलाफ भी प्रावधान है। और क्योंकि शरद जी ने उठाया मुद्दा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाह रहा हूं। कुछ भी बिना वेरीफाई किए उल्टा सीधा सोशल मीडिया में लिखना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। खास करके धर्म संबंधित या किसी समाज के संबंधित कुछ भी ऐसी टिप्पणी कर देते हैं बिना सोचे समझे, फिर उसके कारण बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं कि इस तरह की चीजों से आप दूर रहिए। या तो आप जानकारी वेरीफाई करिए, और कई बार जानकारी सही भी है तो उसको फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना और सोच समझ के काम करना आपकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि इसके कारण कई बार ऐसा हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। तो सोशल मीडिया से जितना बेनिफिट है उतना नुकसान भी होता है। तो कृपया आप अपनी टिप्पणी खास करके जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनके ऊपर करने से पहले या उस तरह की फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा समझिए और सोचिए इसका प्रभाव क्या हो सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पे कई सारे लिंक्स आते हैं जो क्लिक करने से आपकी पैसा या आपकी प्राइवेसी का भंग होता है, पैसा नुकसान होता है। कृपया इन लिंक्स से भी बचिए। इस संबंध में हम लगातार हर क्षेत्र में साइबर अवेयरनेस भी प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो कृपया इसमें भी आप भाग लीजिए और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाइए, चाहे हेलमेट पहनना हो या कानून की पालन करना हो या कंप्लेंट संबंध में सही जानकारी देना हो। आप लोग जितना स्ट्रांग रहेंगे हम लोग उतना अच्छे से काम कर पाएंगे। अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे बिना आपके सहयोग के। तो प्लीज